हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग सभी को ऑनलाइन हब ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए विज्ञान के एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहां से बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में हर एक साल, हर एक बार क्वेश्चन पूछता हुआ आया है और इस बार भी बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जाएगा। ये पूरी भविष्यवाणी है किसकी? हमारी, क्योंकि मैं करता हूं वादा और पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपके जो आने वाले एग्जाम है बिहार पुलिस के और बिहार दरोगा का, उसको सफल बनाइए। तो चलिए, नो लेट नो वेट के साथ आज की पहली क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये साइंस का सेशन चल रहा है और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है। डार्विन, मेंडल, लैमार्क या डेवरिज? तो देखिए, अनुवांशिकी के जो जनक है, अनुवांशिकी सबसे पहले कहते किसको है, इसको पहले समझिए। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिनमें अनुवांशिकता या विविधताओं का अध्ययन करते हैं, है ना। जिसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी का जनक भी किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह पता होनी चाहिए कि अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकता शब्द सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, है ना। और अनुवांशिकता जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग अनुवांशिकता एवं विविधताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन करता है, अध्ययन से संबंधित है। अभी मैंने बताया था कि जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग अनुवांशिकता तथा विविधताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्योंकि आपको पहले से पता है। उसे कहते हैं अनुवांशिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नो लेट नो वेट, सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीधे चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? ये जो अनुवांशिकता है यानी कि जेनेटिक्स है, ये सबसे पहले गढ़ने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो जो ये अनुवांशिकता वर्ड है, जेनेटिक्स शब्द है, वो सबसे पहले जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था वेटसन। यानी जो वेटसन नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने ही अनुवांशिकता शब्द दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। जो आनुवांशिकता के नियम है, लॉ है, वो किनके द्वारा दिए गए थे? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेंडल ने, मेंडलीव ने, पावलोव ने, कोच ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के नियम दिया गया था? तो वो दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नो लेट नो बेट करते हैं। पता है युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? ये जो युग्मन है और जो प्रतिकर्षण है वो किनकी दो अवस्थाएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यत्यसिका यानी कि काइजेमा, उत्परिवर्तन, विनिमय या सहनशीलता। देखिए, ये जो सहनशीलता जो वर्ड है ना, सहनशीलता, ये जो सहनशीलता है ना, इसके बारे में भी बताने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है वेटसन।
बेटसन ही ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सहनशीलता के बारे में बताया और आनुवांशिकी जो वर्ड है उन्होंने ही दिया था। अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं, तो वो है सहनशीलता के, जिसके बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, बेटसन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे मित्र, है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सब पिछले एग्जामों का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, लिखा है कि जब एक जीन, ये देखिए जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है। जब ये छिपाने के काम करती है तो यह घटना कहलाती है क्या। ऑप्शन दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं होगा। एपी एपीस्टेसिस होता है, एपीस्टेसिस होता है, उत्परिवर्तन होता है, या प्रभाविकता होता है। तो जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को क्या करने लगता है, छिपाने लगता है, तो इस तरह के जो घटना होता है उसे बोलते हैं एपीस्टेसिस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एपीस्टेसिस। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है कि सहनशीलता की खोज किसने की थी। आप लोग सभी को पता है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। पहला ऑप्शन है ब्लैक्सली, मॉर्गन, म्यूलर या बेटसन। तो आप लोग को पहले ही पता है कि जो सहनशीलता शब्द है, सहनशीलता की जो खोज की गई है वो बेटसन के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। तो मेरे दोस्त और मेरे भाई जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किस किस जिले से इस क्लास को देख रहे हो और मजा आ रही है कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। एक सीट पक्का इस बार आपकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यूफेनिक्स है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार, जीनों का हेरफेर, प्रजाति का सुधार या जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियां का अध्ययन। ये यूफेनिक्स क्या होता है, तो यूफेनिक्स जो है ना वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष वांशिकता का एक क्या उपचार है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। सामान्यतः निषेचन होता है। देखिए सबसे पहले निषेचन के बारे में आपको समझना होगा। जब नर जनन कोशिका होती है, जो नर जनन कोशिका होती है जिसे बोलते हैं शुक्राणु, और मादा जनन जो कोशिका होती है इसे बोलते हैं हम लोग अंडाणु। जब ये दोनों का जहां पर मिलन होता है, जहां पर क्या होती है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, वहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है। और ये जो मिलन होती है वो कहाँ होती है आपको पता है, तो ये मिलन होती है डिंब वाहिनी नली में, डिंब वाहिनी नली में। तो पहला ऑप्शन है डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या आच्छाद यानी कि योनि में। तो मेरे दोस्त निषेचन की जो क्रिया होती है वो डिंब वाहिनी में होती है। यहीं पर जाके नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु और मादा जनन कोशिका यानी कि अंडाणु, ये दोनों यहीं आकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं तो एक हो जाएगा बेटा या फिर हो जाएगी बेटी। तो चिपकाने के लिए क्या चाहिए, फलानमा, तभी ना चिपकेगा मेरे दोस्त। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। लिखा है कि जीन शब्द किसने बनाया था। पहले जीन जो है वो क्या है, तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनकी एक इकाई है, उनकी क्या एक इकाई है। जीन जो है वो एक क्या है, जीवित जीव प्राणियों की एक क्या है, इकाई है। और जीन शब्द के बारे में जो बताने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था क्या, WL जॉनसन नाम था। क्या उनका, जोहानेसन नाम था, जोहानेसन। तो यहां पर जीन शब्द किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको बताना है WL जोहानेसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को लेके पढ़ते हैं। कहता है कि जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का
नाम बताइए, यानी कि जीन शब्द किनके द्वारा दिया गया था, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मेंडल, वाल्डेयर, मॉर्गन या जोहानसन। जोहानसेन किसके द्वारा दिया गया था? जोहानसेन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जोहानसेन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और देखिए क्या बोलता है। कहता है कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यानी कि गर्भाशय के लिए और दूसरा शब्द क्या यूज कर सकते हैं? यूटेरस, यूरेटर, वेजाइना या वाल्वा। तो जो गर्भाशय का इंग्लिश, ये सब क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तो गर्भाशय के लिए जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल की जाती है उसे बोलते हैं यूटेरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। एमनियोसिंटेसिस भ्रूण परिरक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि, देखिए एमनियोसिंटेसिस में होता क्या था कि बच्चा जिस समय भ्रूण अवस्था में मां के गर्भाशय में पल रहा होता है। एमनियोसिंटेसिस में क्या होता है कि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में मां के गर्भाशय में पल रहा होता है तो उसकी मां और उसके पिता क्या करते हैं कि एमनियोसिंटेसिस करवा के ये देखते हैं कि जो हमारे भ्रूण है, जो बच्चे हमारे पेट में पल रहे हैं, वो लड़का है कि लड़की है ना। तो इससे वो क्या कर लेते थे, टेस्ट करके पता कर लेते थे। तो इस दौरान क्या होने लगे ना, भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। तो सरकार क्या किए कि एमनियोसिंटेसिस पे, है ना, एमनियोसिंटेसिस पे क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग भ्रूण के लिए लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है। यह योनि भ्रूण को हानि पहुंचाता है, यह माता के स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव करता है, यह एड्स जैसी बीमारी फैलाता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो एमनियोसिंटेसिस के द्वारा हम लोग लिंग का क्या करते थे, पहचान करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब एमनियोसिंटेसिस करवाई जाती थी तो बहुत तेजी से भ्रूण हत्या फैल रही थी, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने एमनियोसिंटेसिस पे रोक लगा दिया, जिससे कि भ्रूण हत्या आए दिन कम होने लगी। क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? पीतक झिल्ली, उल्ब झिल्ली, गुप्त कोष या प्लेसेंटा। देखिए जो मां के गर्भाशय में जो बच्चे पल रहे होते हैं, उसको सोचिए कि खाना कैसे पहुंचता होगा। मां तो खाना खाती है, लेकिन वो जो बच्चे जो मां के गर्भाशय में पल रहे होते हैं, उसे खाना कैसे मिलता होगा? तो मां से उस बच्चे में, उस बच्चे की जो गर्भनाल होती है उससे एक नली कनेक्टेड होते हैं, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। तो यानी बच्चे को जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मां के द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से उस बच्चे को पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर जो होंगे मेरे दोस्त, वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कहा गया है कि जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिका की संख्या है, क्या है भाई? आपके उसके बारे में बताना है। एक है, दो है, अनेक है या शून्य है? तो जितने भी जीवाणु कोशिका होती है उसमें शुक्र कणिका की जो संख्या होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्र कणिका। तो जीवाणुविक में, जीवाणुविक जितने भी कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि सूत्र कणिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं और बताइए क्या होगा इसका आंसर। एलोसोम होते हैं, कोशिकांग होता है, पादप हार्मोन होते हैं, एलिल होते हैं या लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो एलोसोम होता है और एक एटोसोम होता है, एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक होता है मेरे प्यारे मित्र एलोसोम, एलोसोम।
तो ये जो ऑटोसोम होती है इसकी संख्या 22 होती है, 22 जोड़े में पाए जाते हैं और ये एक जोड़े पाए जाते हैं, है ना मेरे दोस्त। तो ऑटोसोम या एलोसोम क्या है, एक लिंग गुणसूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अगर जोड़ों में पूछा जाए कि कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्रों की संख्या, तब आपको बोलना है 23 जोड़े पाए जाते हैं, है ना। चाहे वो क्या हो, महिला हो या क्या हो, पुरुष, है ना। इस महिला और पुरुष में 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं लिंग गुणसूत्र, वो पाई जाती है समान, ठीक है ना। लेकिन एक जोड़े होते हैं जो उसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एक्स एक्स और इसमें पाया जाता है एक्स वाई, तो है ना। और यही जो एक्स वाई है या यही जो एक्स एक्स है, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, एलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एलोसोम, ठीक है। और यही जो आपके 22 जोड़े हैं इसे बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। तो याद रखना कि महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स, और पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई। और ये जो एक्स एक्स है या जो एक्स वाई है, इसे 23वां जोड़े पाए बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, 23वां जोड़े, और 23वां जोड़े को बोलते हैं एलोसोम। और जो 22 जोड़े होते हैं वो महिला पुरुष में सेम पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम। तो यहां पर जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितने होते हैं, 46। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है। तो देखिए, पूर्ण युग्म कहने का मतलब एकदम बराबर। तो ये है मेल, मेल में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, और जो फीमेल होते हैं, है ना, इसमें होते हैं एक्स एक्स। तो जो पूर्ण है वो कौन है, एक्स एक्स है। यानी कि यहां पर राइट आंसर होगा केवल स्त्री, यानी कि केवल महिला, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। कहता है कि शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। देखिए, जो आपका शिशु का लिंग है, जो बच्चे का लिंग होने वाला है, जो बच्चे का सेक्स होने वाले, वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पूरी तरीका से पिता पे डिपेंड करता है। यानी उसके पापा पर डिपेंड करता है कि जो उसके माँ के जो गर्भाशय में पल रहे बच्चे हैं वो लड़का होगा कि लड़की। यानी सिर्फ और सिर्फ पिता पे डिपेंड करता है ना। पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पैदा कर सकता है क्या, तो बोलोगे कि पिता ही ये कर सकता है क्या, कि लड़का होगा कि लड़की। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और 21 पे आते हैं और देखते हैं क्या होगा। लिखा हुआ है कि पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। पुरुष में क्या होता है, एक्स ओ होता है, ट्रिपल एक्स होता है, ट्रिपल एक्स होता है, या एक्स एक्स होता है, या एक्स वाई होता है। तो पुरुष में होता है आपका क्या, एक्स वाई। ये मत याद रखना कि पुरुष में ट्रिपल एक्स होता है, पुरुष में होता है एक्स एक्स, ठीक है। तुम लोग ट्रिपल एक्स का नाम बहुत सुना इसलिए मैं बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विकिरण क्या है। 44A प्लस XO, 44A प्लस डबल XY, 44A ट्रिपल एक्स और 44A XY डबल वाई है। तो ये क्या होगा, तो जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं ना, उसमें केवल एक ही लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कौन है, एक्स है। तो यहां पर जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ही गुणसूत्र होते हैं और वो कौन होते हैं, एक्स होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कहता है कि बार पिंड किसमें पाया जाता है। आपको यह बताना है कि बार पिंड किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है शुक्राणु में, सर्ट्रॉली कोशिका में, मादा कायिक कोशिका में, या नर कायिक कोशिका में। तो बार पिंड किस में पाया जाता है मेरे दोस्त, तो बार पिंड पाया जाता है मादा
कायिक कोशिकाओं में। बारपिंड किसमें देखने को मिलता है? मादा कायिक कोशिकाओं में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित हो जाते हैं? जो जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है वो व्यक्ति इनमें से किससे ग्रसित हो जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हंटिंगटन रोग से, या मस्तिष्क घात से, या तनिका शोध से, या अल्जाइमर रोग से। तो जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है वो अल्जाइमर रोग से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि विनिमय किसके दौरान होता है? आपसे पूछा गया है कि जो विनिमय होता है वो किसके दौरान होता है? तनु पट के द्वारा होता है, युग्म पट के द्वारा होता है, स्थूल पट के द्वारा होता है, या द्यू पट के द्वारा होता है? बताइए इसका कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो जो विनिमय किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। विनिमय होता है स्थूल पट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे लिखा है कि डीएनए परीक्षण, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो डीएनए टेस्ट है ना, डीएनए टेस्ट के बारे में किसने विकसित किया था इसके बारे में पूछा गया है। डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा, डॉक्टर बीके कश्यप द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा, या ग्रेगर मेंडल के द्वारा? तो डीएनए परीक्षण के बारे में बताया था डॉक्टर एलके जेफरी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? देखिए इस बार डीएनए संरचना की बात हो रही है और पिछला बार हुआ था डीएनए परीक्षण के बारे में। तो डीएनए संरचना के बारे में किसने बताया था उसके बारे में बताना है। जैकब और मोनार्ड, वाटसन और क्रिक, एच.जी. खुराना, या बाल्टीमोर और टेमिन? तो ये जो डीएनए संरचना था इसके बारे में बताया था वाटसन और क्रिक ने, यानी इस प्रकार जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया गया था। देखिए डीएनए की फिर से बात हो रही है, किसकी? संरचना की। तो संरचना के बारे में पता है हम लोग को, कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे मित्र? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि डीएनए अंगुली छाप, इस बार फिंगरप्रिंट की बात हो रही है, का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता का, यह भी बिल्कुल सही है। बलात्कारी का, यह भी बिल्कुल सही है। चोर का, यह भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी का, यस बिल्कुल। इनमें से सभी की पहचान करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट्स करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोला गया है कि अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? पहला है कार्बन काल निर्धारण, जल छाप, अंगुली छाप, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अंगुली जो लेखन है इसे हम लोग अंगुली छाप के नाम से जानते हैं, जिसकी जो संस्थान है, जिनकी जो प्रयोगशाला है, जो लैब है, वो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में इसकी आपको लेबोरेटरी है ना, स्थित है। किसका? तो अंगुली लेखन जो लेबोरेटरी स्थित है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आज की जो क्लास है वो आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, है ना। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लाया हूं। जो 2023 में, जो 2023 में है ना, 2023 में जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये VVI क्वेश्चन है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहां से क्वेश्चन
ना आए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी एक बिहार पुलिस बन जाए, एक बिहार अच्छा दरोगा बने। ठीक है, तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोग बिहार के किस किस जिले से हमारे इस क्लास को देख पा रहे हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। जल्द ही मिलेंगे आपको अगली क्लास में कुछ और साइंस के अच्छे क्वेश्चन लेकर। थैंक यू, बाय बाय।